इस लॉकडाउन की अवधि में मुझे भगवती चरण वर्मा की कहानी मुग़लों ने सल्तनत बख्श दी पढ़ने का मौका मिला। हो सकता है ये कहानी आप लोगों ने पढ़ी हो। अगर नहीं पढ़ी है तो हमसे सुनिए, मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तो लीजिए, आपके सामने पेश कर रहा हूँ भगवती चरण वर्मा की कहानी मुग़लों ने सल्तनत बख्श दी। हीरो जी को आप नहीं जानते और ये दुर्भाग्य की बात है। इसका ये अर्थ नहीं कि केवल आपका दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य हीरो जी का भी है। कारण वो बड़ा सीधा साधा है। यदि आपका हीरो जी से परिचय हो जाए तो आप निश्चय समझ लें कि आपका संसार के एक बहुत बड़े विद्वान से परिचय हो गया। हीरो जी को जानने वालों में अधिकांश का मत है कि हीरो जी पहले जन्म में विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक अवश्य रहे होंगे और अपने किसी पाप के कारण उनको इस जन्म में हीरो जी की योनि प्राप्त हुई। अगर हीरो जी का आपसे परिचय हो जाए तो आप ये समझ लीजिए कि उन्हें एक मनुष्य अधिक मिल गया जो उन्हें अपने शौक में प्रसन्नतापूर्वक एक हिस्सा दे सके। हीरो जी ने दुनिया देखी है। यहाँ ये जान लेना ठीक होगा कि हीरो जी की दुनिया मौज और मस्ती की बनी है। शराबियों के साथ बैठकर उन्होंने शराब पीने की बाजी लगाई है और हरदम जीते हैं। अफीम के आदी हैं, पर अगर मिल जाए तो इतनी खा लेते हैं जितनी सी एक ख़ानदान का ख़ानदान स्वर्ग की या नरक की यात्रा कर सके। भंग पीते हैं तब तक जब तक उनका पेट ना भर जाए। चरस और गांजे के लोभ में साधु बनते बनते बच गए। एक बार एक आदमी ने उन्हें संख्या खिला दी थी, इस आशा से कि संसार का एक पापी के भार से तो मुक्त हो जाए। पर दूसरे ही दिन हीरो जी उसके यहाँ पहुँचे। हंसते उन्होंने कहा, यार कल का नशा नशा था। राम दुहाई, अगर आज भी वह नशा करवा देते तो तुम्हें आशीर्वाद देता। लेकिन उस आदमी के पास संख्या मौजूद ही ना थी। हीरो जी के दर्शन प्रायः चाय की दुकान पर हुआ करते हैं। जो पहुंचता है वो हीरो जी को एक प्याला चाय का अवश्य पिलाता है। उस दिन जब हम लोग चाय पीने पहुंचे तो हीरो जी एक कोने में आंखें बंद किए हुए बैठे कुछ सोच रहे थे। हम लोगों में बातें शुरू हो गई और हरिजन आंदोलन से घूमते फिरते बात आ पहुंची दानवराज बलि पर। पंडित गोवर्धन शास्त्री ने ऑमलेट का टुकड़ा मुंह डालते हुए ये कहा, अरे भाई ये तो कलयुग है, ना किसी में दीन है ना ईमान। कौड़ी कौड़ी पर लोग बेईमानी करने लग गए हैं। अरे अब तो लिख कर भी लोग मुकर जाते हैं। एक युग था जब दानव तक अपने वचन निभाते थे। अरे सुरों और नरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। दानवराज बलि ने वचनबद्ध होकर सारी पृथ्वी दान कर दी थी। हाँ, अरे पृथ्वी काय को स्वयं अपने को भी दान कर दिया था। हीरो जी चौंक उठे। खास कर उन्होंने कहा, क्या बात है, जरा फिर से तो कहना। सब लोग हीरो जी की ओर घूम पड़े। कोई नई बात सुनने को मिलेगी इस आशा से महनौर ने शास्त्री जी के शब्दों को दोहराने का कष्ट उठाया। अरे हीरो जी, ये गोवर्धन शास्त्री जो है ना, सो कह रहे हैं कि कलयुग में धर्म कर्म सब लोप हो गया और त्रेता में तो दैत्यराज बलि तक ने अपना सब कुछ केवल वचनबद्ध होकर दान कर दिया था। हीरो जी हंस पड़े। हाँ, ये तो गोवर्धन शास्त्री कहने वाले हुए और तुम लोग सुनने वाले। ठीक ही है। हाँ, लेकिन हमसे सुनो, ये तो कह रहे हैं त्रेता की बात। अरे तब तो अकेले बलि ने ऐसा कर दिया था, लेकिन मैं कहता हूँ कलयुग की बात। कलयुग में तो एक आदमी की कही हुई बात को उसकी 7-8 पीढ़ी तक निभाती गई और यद्यपि वो पीढ़ी स्वयं नष्ट हो गई लेकिन उसने अपना वचन नहीं तोड़ा। अब हम लोग आश्चर्य में पड़ गए। हीरो जी की बात समझ में ही नहीं आई तो पूछना पड़ा, अरे हीरो जी, ये कलयुग में किसने इस प्रकार अपने वचनों का पालन किया होगा? हाँ, जरा बताइए हमको। लौंडे हो ना, हीरो जी ने मुंह बनाते हुए कहा।
जानते हो मुगलों की सल्तनत कैसे गई? हाँ, वो अंग्रेजों ने उनसे छीन ली। हाँ, तभी तो कहता हूँ कि तुम सब लोग लौंडे हो, स्कूली किताबों को रट रट कर बन गए पढ़े लिखे आदमी। अरे मुगलों ने अपनी सल्तनत अंग्रेज़ों को बख्श दी। हीरो जी ने ये कौन सा नया इतिहास बनाया? आंखें कुछ अधिक खुल गईं, कान खड़े हो गए। मैंने कहा, सो कैसे? अच्छा तो फिर सुनो। हीरो जी ने आरंभ किया। जानते हो, शहंशाह शाहजहां की लड़की शहजादी रोशन आरा एक दफ़े बीमार पड़ी। उसे एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने अच्छा किया। उस डॉक्टर को शहंशाह शाहजहां ने हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए कलकत्ते में कोठी बनाने की इजाज़त दे दी थी। हाँ, ये तो हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन असल बात यह है कि शहजादी रोशन आरा, अरे वही शहंशाह शाहजहां की लड़की, हाँ वही शहजादी रोशन आरा एक दफ़े जल गई। अब अधिक नहीं जली थी, अरे हाथ में थोड़ा सा जल गई थी, लेकिन जल तो गई थी और थी शहजादी। बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, इलाज किया गया, लेकिन शहजादी को कोई अच्छा ना कर सका। और शहजादी को भला अच्छा कौन कर सकता था? हाँ, वह शहजादी थी ना। सब लोग लगाते थे लेप, और लेप लगाने से होती थी जलन, और तुरंत शहजादी ने धुलवा डाला उस लेप को। अब भला शहजादी को रोकने वाला कौन था? अब शहंशाह सलामत को फिक्र हुई, शहजादी अच्छी हो तो कैसे? वहाँ तो दवा असर करने ही ना पाती थी। उन्हीं दिनों एक अंग्रेज़ घूमता घामता दिल्ली आया, दुनिया देखे हुए, घाट घाट का पानी पिए हुए, पूरा चालाक और मक्कार। उसको शहजादी की बीमारी की खबर लग गई थी। नौकरों को घूस देकर उसने पूरा हाल दरियाफ्त कर लिया। उसे मालूम हो गया कि शहजादी की जलन की वजह से वो दवा धुलवा डाला करती हैं। सीधे शहंशाह सलामत के पास पहुंच गया। वो कहा कि मैं डॉक्टर हूं। शहजादी का इलाज उसने अपने हाथ में ले लिया। उसने शहजादी के हाथ में एक दवा लगाई। उस दवा से जलन होना तो दूर रहा, उल्टे जले हुए हाथ में ठंडक पहुंची। अब भला शहजादी उस दवा को क्यों धुलवाती? हाथ अच्छा हो गया। जानते हो दवा क्या थी? हम लोगों की ओर भेद भरी दृष्टि डालते हुए हीरो जी ने पूछा। भाई हम दवा का क्या जाने, कृष्णानंद जी ने कहा। तभी तो कहते हैं इतना पढ़ लिख कर भी तुम्हें तमीज ना आई। अरे वो दवा थी वैसलीन, वही वैसलीन जिसका आज घर घर में प्रचार है। वैसलीन? लेकिन वैसलीन तो दवा नहीं होती, मनोहर ने कहा। हीरो जी संभल कर बैठ गए। फिर बोले, कौन कहता है कि वैसलीन दवा होती है? अरे उसने हाथ में लगा दी वैसलीन और घाव आप ही आप अच्छा हो गया। और वो अंग्रेज बन बैठा डॉक्टर, और उसका नाम हो गया। शहंशाह शाहजहां बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उस फिरंगी डॉक्टर से कहा, मांगो। उस फिरंगी ने कहा, हुजूर मैं इस दवा को हिंदुस्तान में राइज करना चाहता हूँ, इसलिए हुजूर मुझे हिंदुस्तान में तिजारत करने की इजाज़त दे दें। बादशाह सलामत ने जब ये सुना कि डॉक्टर हिंदुस्तान में इस दवा का प्रचार करना चाहता है तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, मंजूर, और कुछ मांगो। तब उस चालाक डॉक्टर ने जानते हुए क्या मांगा? उसने कहा, हुजूर मैं एक तंबू तानना चाहता हूँ जिसके नीचे इस दवा के पीपे इकट्ठे किए जाएंगे। जहाँ पना ये फरमा दें कि उस तंबू के नीचे जितनी जमीन आएगी वो जहाँ पना ने फिरंगियों को बख्श दी। शहंशाह शाहजहां थे सीधे साधे आदमी। उन्होंने सोचा तंबू के नीचे भला कितनी जगह जाएगी। उन्होंने कह दिया, मंजूर। हाँ, तो शहंशाह शाहजहां थे सीधे साधे आदमी। छल कपट उन्हें आता ना था, और वे अंग्रेज था दुनिया देखे हुए। 7 समुंदर पार करके हिंदुस्तान आया था।
जा पहुंचा विलायत। वहां उसने बनवाया रबड़ का एक बहुत बड़ा तंबू और जहाज पर तंबू लदवा कर चल दिया हिंदुस्तान। कलकत्ते में आकर उसने वो तंबू लगवा दिया। वो तंबू कितना ऊंचा था इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते, और उस तंबू का रंग था नीला। तो जनाब वो तंबू लगा कलकत्ते में और विलायत से पीपे पर पीपे लद लद कर आने लगे। उन पीपों में वैसलीन की जगह भरा था एक एक अंग्रेज़ जवान में बंदूक और तलवार के। सब पीपे तंबू के नीचे रखवा दिए गए। जैसे जैसे पीपे ज़मीन घेरने लगे वैसे वैसे तंबू को भी बढ़ा बढ़ा कर ज़मीन घेर दी गई। अब तंबू तो रबड़ का था ना, जितना बढ़ाया बढ़ गया। अब जनाब तंबू पहुंचा प्लासी। अब तुम लोगों ने पढ़ा होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ था। अरे सब झूठ है। असल में तंबू बढ़ते बढ़ते प्लासी पहुंचा था और उस वक्त मुगल बादशाह का हरकारा दौड़ा था दिल्ली। बस ये कह दिया गया कि प्लासी की लड़ाई हुई। जी हाँ, उस वक्त दिल्ली में शहंशाह शाहजहां की तीसरी या चौथी पीढ़ी सल्तनत कर रही थी। हरकारा जब दिल्ली पहुंचा उस वक्त बादशाह सलामत की सवारी निकल रही थी। हरकारा घबराया हुआ था। वो इन फिरंगियों की चालों से हैरान था। उसने मौका देखा ना महल, वहीं सड़क पर खड़े होकर उसने चिल्लाकर कहा, अरे जापना, गजब हो गया, ये बदतमीज फिरंगी अपना तंबू प्लासी तक खींच लाए हैं, और चूंकि कलकत्ते से प्लासी तक की जमीन तंबू के नीचे आ गई है, इसलिए इन फिरंगियों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया है। जो इनको मना किया तो इन बदतमीजों ने शाही फरमान दिखा दिया। बादशाह सलामत की सवारी रुक गई थी। उन्हें बुरा लगा। उन्होंने हरकारे से कहा, मियाँ हरकारे, मैं कर ही क्या सकता हूँ। जहाँ तक फिरंगियों का तंबू गिर जाए वहाँ तक की जगह उनकी हो गई। हमारे बुजुर्ग ये कह गए हैं। बेचारा हरकारा अपना सा मुँह लेकर वापस आ गया। हरकारा लौटा और इन फिरंगियों का तंबू बढ़ा। अभी तक तो आते थे पीपों में आदमी, अब आने लगा तरह तरह का सामान। हिंदुस्तान का व्यापार फिरंगियों ने अपने हाथ में ले लिया। तंबू बढ़ता ही रहा और पहुंच गया बक्सर। इधर तंबू बढ़ा और उधर लोगों की घबराहट। ये जो किताबों में लिखा है ना कि बक्सर की लड़ाई हुई, ये गलत है भाई। बिल्कुल गलत है। जब तंबू बक्सर पहुंचा तो फिर हरकारा दौड़ा। अब जरा बादशाह सलामत की बात सुनिए। वो जनाब दीवान खास में तशरीफ़ रख रहे थे। उनके सामने सैकड़ों बल्कि हज़ारों मुसाहब बैठे थे। बादशाह सलामत हुक्का गुड़गा रहे थे। सामने एक साहब जो शायद शायर थे कुछ गा गा कर पढ़ रहे थे, और कुछ मुसाहब गला फाड़ फाड़ कर वाह वाह चिल्ला रहे थे। कुछ लोग तीतर और बट्टे लड़ा रहे थे। हरकारा जो पहुंचा तो ये सब बंद हो गया। बादशाह सलामत ने पूछा, मियाँ हरकारे, क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो? हाँफते हुए हरकारे ने कहा, जहाँ पना, इन बदजात फिरंगियों ने अंधेर मचा रखा है। वो अपना तंबू बक्सर खींच लाए हैं। बादशाह सलामत को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने अपने मुसाहबों से पूछा, भाई ये हरकारा कहता है कि फिरंगी अपना तंबू कलकत्ते से बक्सर तक खींच लाए हैं, ये कैसे मुमकिन है? इस पर एक मुसाहब ने कहा, जहां पना, ये फिरंगी जादू जानते हैं, जादू। दूसरे ने कहा, जहां पना, इन फिरंगियों ने जिन्नात पाल रखे हैं, जिन्नात सब कुछ कर सकते हैं। बादशाह सलामत की समझ में कुछ नहीं आया। उन्होंने हरकारे से कहा, मियाँ हरकारे, तुम बतलाओ ये तंबू किस तरह बढ़ाया? हरकारे ने समझाया कि तंबू रबड़ का है। इस पर बादशाह सलामत बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा, ये फिरंगी बड़े चालाक है, पूरे अकल के पुतले हैं। इस पर सब मुसाहबों ने एक स्वर में कहा, इसमें क्या शक है, जहां पना बजा फरमाते हैं। बादशाह सलामत मुस्कुराए, अरे भाई, किसी चौबदार को भेजो जो इन फिरंगियों के सरदार को बुला लावे, मैं उसे खिलत दूंगा। सब मुसाहब कह उठे, वल्लाह जहां पना, एक ही दरिया दिल हैं,
इस फिरंगी सरदार को ज़रूर खिलत देनी चाहिए, खिलत देनी ही चाहिए। हरकारा घबराया। वो आया था शिकायत करने, यहाँ बादशाह सलामत फिरंगी सरदार को खिलत देने पर आमादा थे। वह चिल्ला उठा, अरे जहाँपनाह, इन फिरंगियों ने जहाँपनाह की सल्तनत का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने तंबू के नीचे करके उस पर कब्जा कर लिया है। जहाँपनाह, ये फिरंगी जहाँपनाह की सल्तनत छीनने पर आमादा दिखाई देते हैं। मुसाहब चिल्ला उठे, हैं ऐसा गजब? बादशाह सलामत की मुस्कुराहट गायब हो गई। थोड़ी देर तक सोचकर उन्होंने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? हमारे बुजुर्ग इन फिरंगियों को उतनी जगह दे गए हैं जितनी तंबू के नीचे आ सके। भला मैं उसमें कर ही क्या सकता हूँ? हाँ, फिरंगी सरदार को खिलत ना दूंगा। इतना कहकर बादशाह सलामत फिरंगियों की चालाकी अपने बेगमात से बतलाने के लिए हरम में अंदर चले गए। हरकारा बेचारा चुपचाप लौट आया। जनाब, उस तंबू ने बढ़ना जारी रखा। एक दिन क्या देखते हैं, विश्वनाथपुरी काशी के ऊपर वो तंबू तन गया। अब तक लोगों में भगदड़ मच गई। उन दिनों राजा चेत सिंह बनारस की देखभाल करते थे। उन्होंने उसी वक्त बादशाह सलामत के पास हरकारा दौड़ाया। वो दीवान खास में हाजिर किया गया। हरकारे ने बादशाह सलामत से अर्ज की कि वह तंबू बनारस तक पहुंच गया है और तेजी के साथ दिल्ली की तरफ आ रहा है। बादशाह सलामत चौंक उठे। उन्होंने हरकारे से कहा, तो मियाँ हरकारे, तुम ही बताओ क्या किया जाए? वहाँ बैठे हुए एक दो उमराओं ने कहा, जहाँपनाह, एक बड़ी फौज भेजकर इन फिरंगियों का तंबू छोटा करवा दिया जाए और कलकत्ते भेज दिया जाए। हम लोग जाकर लड़ने को तैयार हैं। बस जहाँपनाह का हुक्म बर हो जाए। इस तंबू की क्या हकीकत है कि एक मर्तबा आसमान को भी छोटा कर दें? बादशाह सलामत ने कुछ सोचा और फिर उन्होंने कहा, क्या बतलाऊं, हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां इन फिरंगियों को तंबू के नीचे जितनी जगह आ जाए वो बख्श गए हैं। बख्शिशनामा की रूह में हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं, हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं। एक दफ़ा जो ज़ुबान दे दी वो दे दी। तंबू का छोटा कराना तो गैर मुमकिन है। हाँ, कोई ऐसी हिकमत निकाली जाए जिससे फिरंगी अपने तंबू को आगे ना बढ़ा सकें। इसके लिए दरबार आम किया जाए और ये मसला वहाँ पेश हो। इधर दिल्ली में तो ये बातचीत हो रही थी, उधर इन फिरंगियों का तंबू इलाहाबाद इटावा ढकता हुआ आगरे पहुंचा। दूसरा हरकारा दौड़ा। उसने कहा, अरे जहाँपनाह, वो तंबू आगरे तक बढ़ाया है। अगर अब भी कुछ नहीं किया जाता तो ये फिरंगी दिल्ली पर भी अपना तंबू तान कर कब्जा कर लेंगे। बादशाह सलामत घबराए। दरबार आम किया गया। सब अमीर उमरा इकट्ठा हुए तो बादशाह सलामत ने कहा, आज हमारे सामने एक अहम मसला पेश है। आप लोग जानते हैं कि हमारे बुजुर्ग शहंशाह शाहजहां ने फिरंगियों को इतनी ज़मीन बख्श दी थी जितनी उनके तंबू के नीचे आ सके। उन्होंने अपना तंबू कलकत्ते में लगवाया था, लेकिन वो तंबू है रबड़ का और धीरे धीरे ये लोग तंबू आगरे तक खींच लाए। हमारे बुजुर्गों से जब ये कहा गया तब उन्होंने कुछ करना मुनासिब ना समझा, क्योंकि शहंशाह शाहजहां अपना कौल हार चुके हैं। हम लोग अमीर तैमूर की औलाद हैं, अपने कौल के पक्के हैं। अब आप लोग बतलाइए क्या किया जाए। अमीरों और मनसबदारों ने कहा, हमें इन फिरंगियों से लड़ना चाहिए और इनको सज़ा देनी चाहिए। इनका तंबू छोटा करवाकर कलकत्ते भिजवा देना चाहिए। बादशाह सलामत ने कहा, लेकिन हम अमीर तैमूर की औलाद हैं, हमारा कौल टूटता है। इसी समय तीसरा हरकाता हाँपता हुआ बिना इतले कराए दरबार में घुस आया। उसने कहा, जहाँपनाह, वो तंबू दिल्ली पहुंच गया है, वो देखिए किले तक आ पहुंचा। सब लोगों ने देखा, वास्तव में हजारों गोरे खाकी वर्दी पहने और हथियारों से लैस
बाजा बजाते हुए तंबू को किले की तरफ खींचते हुए आ रहे थे। उस वक्त बादशाह सलामत उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, हमने तय कर लिया है, हम अमीर तैमूर की औलाद हैं। हमारे बुजुर्गों ने जो कुछ कह दिया वही होगा। उन्होंने तंबू के नीचे की जगह फिरंगियों को बख्श दी थी। अब अगर दिल्ली भी उस तंबू के नीचे आ रही है तो आवे। मुगल सल्तनत जाती है तो जाए, लेकिन दुनिया ये देख ले कि अमीर तैमूर की औलाद हमेशा अपने कौल की पक्की रही है। इतना कहकर बादशाह सलामत मैं अपने अमीर उमरावों के दिल्ली के बाहर हो गए और दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। अब आप लोग देख सकते हैं, इस कलयुग में भी मुग़लों ने अपनी सल्तनत बख्श दी। हम सब लोग थोड़ी देर तक चुप रहे। इसके बाद मैंने कहा, हीरो जी, एक प्याला चाय और पियो। हीरो जी बोले, इतनी अच्छी कहानी सुनाने के बाद भी एक प्याला चाय? अरे महुए के ठर्रे का एक अद्धा तो हो जाता। ये थी कहानी, मुग़लों ने सल्तनत बख्श दी। हो सकता है पढ़ने के दौरान कुछ फंबलिंग हुई हो, कुछ गलत शब्द या प्रोनंसिएशन कुछ लड़खड़ाया हो, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। आशय ये था कि भगवती चरण वर्मा जी की बहुत ही बेहतरीन कहानी आप सब लोगों के सम्मुख आ सके। धन्यवाद।